तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एसएससी एमटीएस 2023 एग्जामिनेशन के लिए जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 आपको करवा दिया है, तो जितने भी कैंडिडेट्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आपका जीके का भी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन जो है इंक्लूड रहेगा। यानी कि दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपका क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, उसी के बेस पर जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेट को भी साथ साथ देते चलिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है किस लेवल का है। और जीके को इस बार आप छोड़ नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले बार से जो है जीके को आपको जो इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगा फ्रेंड्स आपका जीके और इंग्लिश के बेस पे बनने वाला है। तो जीके से आप पीछे नहीं भाग सकते, इसलिए आपको जीके पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो उसी लिए मैं यह सीरीज स्टार्ट किया हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो एक क्वेश्चन से जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है, मतलब मान के चलिए कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन अगर बन पा रहे हैं उससे रिलेटेड, तो मैं उसको भी बताते चलूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे आपको एक क्वेश्चन से 4-5 आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10वें सिख गुरु थे जिनके पिता और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला था। तो पहले तो बताना है कि 10वें सिख गुरु कौन थे। तो 10वें सिख गुरु काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख के 10वें गुरु थे, ठीक है। और ये जो है अंतिम गुरु भी थे सिख धर्म के, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और आपको बता दें कि इसमें जो है गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और सिखों के पहले गुरु भी माने जाते हैं गुरु नानक, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हालांकि इसका आंसर जो है गुरु गोविंद सिंह होगा, क्योंकि वो जो 10वें सिख गुरु थे, ठीक है, जिनके पिता और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला था, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है असमतापी जंतु नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि असमतापी जंतु होते क्या कौन से हैं। तो असमतापी जंतु वैसे होते हैं जो कि मतलब वातावरण अगर बदल रहा है तो उसके अनुसार से उनका तापमान में भी वो जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जो समतापी जंतु होते हैं वो जो है मतलब जैसे जैसे वातावरण बदलता है उसके हिसाब से वो तापमान को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि असमतापी जंतु कौन नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, खरगोश जो हो जाएगा वो असमतापी जंतु नहीं है, ये जो है समतापी जंतु है, ठीक है। और इसका जो है खून हमेशा मतलब गर्म रहता है, ठीक है। समतापी जो जंतु होते हैं उनके खून हमेशा गर्म होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो आपका असमतापी नहीं है खरगोश, ये जो है आपका समतापी जंतु है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म के पहले मूर्त प्रमाण थे। कुल मिलाकर के कितने अभिलेख हैं और इन्हें मुख्य रूप से प्रमुख और लघु शिलालेखों और स्तंभ लेखों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 33, यानी ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। यानी कि टोटल जो है 33 अभिलेख थे और इन्हें मुख्य रूप से प्रमुख और लघु शिलालेखों और स्तंभ लेखों में वर्गीकृत किया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो 33 याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने वाले सिद्धांतों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। तो देखिए, जो आपका सामाजिक आर्थिक न्याय है सुनिश्चित करने और भारत के कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने वाले सिद्धांत है, तो ये बात आपका जो है नीति निर्देशक तत्व का है। और आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व जो आपका भाग 4 से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाग 4, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि भाग 5 जो है आपका संघ से संबंधित है, ठीक है। और जो आपका भाग 6 है वो आपका राज्य से संबंधित है। इसके अलावा जो भाग 7 है ये आपका निरस्त कर दिया गया है, ये अब एग्जिस्ट नहीं करता फ्रेंड्स, ये जो आपका निरस्त कर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 से आपका जो है ये सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा शुभ्रा गुप्ता। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनके जो लेखक कौन है, शुभ्रा गुप्ता। और बता दें आप सभी को कि ये जो बुक आपका लॉन्च किया गया फ्रेंड्स अभी मार्च 2023 में आपका जारी किया गया था, ठीक है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। एक बास्केटबॉल आक्रामक टीम को शॉट को प्रयास करने के लिए कितने सेकंड का समय दिया जाता है? बास्केटबॉल का गेम आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो उसमें बोल रहा है कि आक्रामक टीम को शॉट का प्रयास करने के लिए कितने सेकंड का समय दिया जाता है? 26, 24, 22 या फिर 30? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 सेकंड का टाइम जो है दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बास्केटबॉल से ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको याद रहना चाहिए 5 प्लेयर जो होते हैं वो प्रत्येक टीम में होते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ए.ओ. ह्यूम द्वारा प्रारंभ की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य जो है इसमें से नहीं है वो हमें बताना है। तो पढ़ना पड़ेगा पहले इसके लिए फ्रेंड्स। देखिए पहला है एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना था, हाँ इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे कि एक आंदोलन के लिए मुख्यालय स्थापित करना, ये भी आपका उद्देश्य था फ्रेंड्स। उसके अलावा है एक औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करना, ये जो है आपका नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास नहीं करना था राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका उद्देश्य। उसके बाद देखिए डी नंबर बोल रहा है कि लोगों को राजनीतिकरण कराना और राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, ये भी आपका उद्देश्य था। तो बशर्ते कि जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स ये इसका उद्देश्य नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर बोला था कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये भी जान लीजिएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था आपका, ठीक है। कौन संस्थापक थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। इसके जो पहले अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो भी आपको पता होना चाहिए, जो W.C. बनर्जी थे, ठीक है। महिला अध्यक्ष पूछ देगा तो महिला अध्यक्ष भी याद रखिएगा, एनी बेसेंट थी। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो भी अदर जो क्वेश्चंस बन पा रहे फ्रेंड्स वो भी मैं आपको डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, ताकि अगर उससे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें कंप्यूटर मतलब जो आपका एग्जाम आएगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है वो हमें बताना है। तो बायोलॉजी, पैथोलॉजी, पेडोलॉजी या वायरोलॉजी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणुओं के अध्ययन को। बाकी इसके अलावा जो बायोलॉजी होता है जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी में होता है क्या है, जो बीमारी होता है, ठीक है, और उससे संबंधित जो अंग होता है उसके बारे में पढ़ा जाता है पैथोलॉजी में। एंड जो पेडोलॉजी होता है फ्रेंड्स, पेडोलॉजी में जो है बच्चों के व्यवहार और विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो विषाणुओं का अध्ययन जो है वायरोलॉजी में किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? सर्वाधिक तन्य धातु बोला है। सबसे पहले ये जान लीजिए तन्य धातु कौन सा होता है। तो वैसा धातु जिसको जो है पीट कर चादर के रूप में या तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके वो जो है तन्य धातु होते हैं। तो इसमें देख लीजिए लोहा जो है आपका ये आपका तन्य नहीं है, ये आपका आघात वर्धनीय है, यानी कि इसको अगर आप पीटिएगा तो आवाज़ करेगा और मतलब तार के रूप में इसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये आपका नहीं होगा। सर्वाधिक तन्य बोला है तो एल्युमिनियम देखिए तन्य धातु है लेकिन सर्वाधिक नहीं है। तांबा भी आपका है लेकिन सोना जो है आपका सर्वाधिक तन्य धातु है, इसीलिए सोना से जो है आप आभूषण जो है कई प्रकार के आभूषण आप बना सकते हैं, क्योंकि वह सर्वाधिक तन्य धातु है। आप जिस आकार में उसको बदलना चाहे आप उस आकार में उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें से किस राज्य में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? यानी कि वोट फ्रॉम होम का मतलब कि घर से ही वोट दे सकते हैं, तो कौन से राज्य में किया गया है? तो आप याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक राज्य में जो है ये आपका व्यवस्था लाया गया है कि जो भी 80 वर्ष से अधिक के जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं वो जो है घर बैठे ही जो है आप जो वोट है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में किया गया है और ये पहला ऐसा राज्य है जो कि वोट फ्रॉम होम विकल्प लाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है इसमें किस लिए नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है साबुन बनाने में। तो जी हाँ, साबुन बनाने में जो है आपका क्षार का आवश्यक होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा क्षार है आपका, NaOH इसका फॉर्मूला होता है, तो इसका यूज आपका साबुन बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ अखबार बनाने में भी किया जाता है। धातु में चिकनाई को कम करने के लिए भी किया जाता है फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि धातुओं को चिकनाई में कम करने के लिए जो है उसमें क्षार मिलाया जाता है, और NaOH क्या है, एक क्षार है, ठीक है, यानी कि बेस है, तो उसको इसमें ऐड करके चिकनाई कम किया जाता है, तो इसमें भी इसका यूज होता है। लेकिन जो अचार का परिरक्षण होता है, परिरक्षण का मतलब होता है बचाव, ठीक है, तो अचार के परिरक्षण में आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ नहीं किया जाता है। तो कौन सा यूज़ किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि अचार हो गया, जैम हो गया, तो इन सभी में जो है आपका सोडियम बेंजोइड का यूज़ किया जाता है इसको परिरक्षण करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो है अचार के परिरक्षण में नहीं किया जाता है। ये जो अचार के परिरक्षण में किसका यूज़ किया जाता है? तो सोडियम बेंजोइड का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है WPI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है।
ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये WPI है क्या? तो WPI में आपका क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी वस्तुओं के जो मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसका जो आंकड़ा होता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI में आपका शो किया जाता है। ठीक है, उसके थ्रू आपका शो किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो आपका जो आर्टिकल है 395, आई होप 395 ही होगा। ठीक है, उसके अनुसार देश में जो भी आपातकाल के मामले हैं, ठीक है, तो उसमें मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति 395 आर्टिकल के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 कि 9वीं शताब्दी में प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य ने उत्तरी भारत की संप्रभुता के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ी। इस त्रिपक्षीय संघर्ष को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको आपका कन्नौज त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और ये युद्ध किस लिए लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स, जो भी भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है उस पर अधिकार स्थापित करने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य। ठीक है, इनके बीच में लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हवा महल किस शहर में स्थित है? काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और सभी लोग बता दीजिएगा। इसका आंसर जयपुर हो जाएगा। हवा महल जयपुर में स्थित होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हवा महल का जो निर्माण है फ्रेंड्स वो आपका करवाया गया था महाराजा सवाई प्रताप। ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, महाराजा सवाई प्रताप के द्वारा हवा महल का निर्माण आपका करवाया गया था। ठीक है, डेट भी आप याद रख सकते हैं, शायद ये आपका 1799 में आपका बनाया गया था। ठीक है, ये राजा का नाम है, इन्होंने बनवाया था आपका जो जयपुर का हवा महल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अजी लामू जो लोक नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मणिपुर। याद रखिएगा कि मणिपुर का एक लोक नृत्य है अजी लामू, और इसमें मोनपा जनजाति करके आता है। ठीक है, मोनपा जनजाति, उनके द्वारा ये आपका होता है। ठीक है, लोक नृत्य मणिपुर का है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक और आयुर्वेद के प्रमुख योगदानकर्ताओं में एक रूप में माना जाता है, जो कि किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा कनिष्क के समकालीन माना जाता था, जो भी चरक थे। ठीक है, कनिष्क किनको कहा जाता था? जो कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है, कुषाण वंश के राजा को कनिष्क मतलब कहा गया था। ठीक है, और ये चरक के मतलब चरक इनके समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को आपको मनाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में लक्ष्य कार्यक्रम खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो लक्ष्य है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लक्ष्य है इसके तहत 2660 लेबर रूम का निर्माण कराया गया था, लेबर रूम का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें बोला है कि लक्ष्य कार्यक्रम खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रसूति कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर बोला गया था कि प्रसूति देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक पहल था आपका ये लक्ष्य कार्यक्रम था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है, और ये एक प्रकार का आपका फसल त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? फसल त्यौहार है। जैसे आपका मैंने बताया था कि पंजाब में जिस तरीके से वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरीके से तमिलनाडु में आपका पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, और ये एक प्रकार का 4 दिवसीय त्यौहार होता है, यानी कि 4 डे तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे, जो मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव के लिए विस्मरणीय है? ठीक है, तो जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसकी अध्यक्षता वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, कराची अधिवेशन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि जो मोतीलाल नेहरू थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, तो इन्होंने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये भी आप याद रखिएगा, जो आपका अमृतसर का अधिवेशन हुआ था 1919 में। ठीक है, अमृतसर का अधिवेशन जो हुआ था 1919 में, उसकी अध्यक्षता
मोतीलाल नेहरू ने किया था। सरोजनी नायडू से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सरोजनी नायडू ने कौन सा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो कानपुर आप याद रखिएगा, ठीक है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू ने किया था 1925 में। इसके अलावा जो सी आर दास थे, सी आर दास ने भी अध्यक्षता किया था 1922 ईस्वी में, और ये शायद किए थे गया अधिवेशन, ठीक है। गया का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी वो अध्यक्षता किए थे, ठीक है। तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात की भारत में सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है, जो कि 1600 किलोमीटर है। अगर आपको पता होगा तो मैं बताता हूँ, 1600 किलोमीटर है गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा। जबकि तमिलनाडु जो है भारत में कितने नंबर पर है वो आपको बताना है, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पे है, याद रखिएगा। समुद्री तट रेखा के मामले में जो है तमिलनाडु आपका तीसरे नंबर पे है। इसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, तीसरे नंबर पे है सर्वाधिक तटरेखा लंबाई वाला। और पूछ सकता है कि टोटल जो भारत की समुद्री जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 7516 किलोमीटर आपका है टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है और घाटी के स्थान पर विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के भ्रंश घाटी के माध्यम से बहती है। तो ये मैंने आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, वो आपका पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ये आपका पूरब की ओर बहती है और जा करके आपका अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इस हिसाब से आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपको पूछता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो अमरकंटक है। कहाँ पर है? अमरकंटक। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अमरकंटक से जो है आपका ये निकलती है। अमरकंटक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। तो ये जो है आपका पश्चिम से बहने वाली नदी है, पूर्व की ओर नहीं बहती है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेघालय के लिए नए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो याद रखिएगा एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एनपीपी से संबंधित है मेघालय के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं कोनराड संगमा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पेनाल्टी किक के द्वारा, ठीक है। अगर जो टाइम है उसमें अगर मैच का निर्णय नहीं निकलता है तो पेनाल्टी किक दिया जाता है। कितने किक दिया जाता है फ्रेंड्स? 5 आपको दिया जाता है, ठीक है, दोनों को मिला करके। अब इन 5 पेनाल्टी किक में से जो सबसे ज़्यादा बार गोल करता है उस टीम को विजेता घोषित किया जाता है, उसको जो है विनर घोषित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फुटबॉल में जो है पेनाल्टी किक का एक सिस्टम होता है। अगर मैच का निर्णय नहीं हो पा रहा तो पेनाल्टी किक मिलता है, 5 पेनाल्टी किक, और 5 में से जो सबसे ज़्यादा बार गोल करता है उसको जो है विनर घोषित किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक यहाँ पर टेस्ट का यहाँ पर क्वेश्चन भी लाया हूँ, इसका आपको आंसर बताना है कि देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, तो ये आप बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर। बाकी दोस्तों इसी तरीके से जो है आपको मिलता रहेगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको विथ आंसर आपको PDF मिल जाने वाला है, ठीक है। तो आप PDF के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।